ओके स्टूडेंट, तो लास्ट क्लास में आरआरबी ग्रुप डी 2022 में जो आपका पेपर हुआ था उसमें जो आपका पेपर में साइंस का जो पोर्शन था उसमें साइंस से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आपका पूछा गया था उसको हम यहाँ पे डिस्कशन कर रहे थे। तो हमारा जो सेट 8 था ये फाइनल हो चुका था। आप देखेंगे सेट 9 यहाँ पे है, ठीक है। तो सेट 9 में यहाँ पे इस डेट में आपका थर्ड शिफ्ट का जो क्वेश्चन पूछा गया था इसको यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन किस तरह का है। क्वेश्चन देखिए यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन आपका ये है कि एथेनॉल का एथेनोइक अम्ल निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया का उदाहरण है, ठीक है। एथेनॉल का एथेनोइक अम्ल में, ठीक है, जब एथेनॉल को एथेनोइक अम्ल में जब आप उसको जब बनता है एथेनोइक अम्ल तो वो किस अभिक्रिया के थ्रू होता है। ये आपका अभिक्रिया है, तो यहाँ पे दहन अभिक्रिया है, योगज अभिक्रिया है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया और प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे एथेनॉल है, तो एथेनॉल का जो फार्मूला होता है इसका फार्मूला क्या होता है, ये होता है C2H5, ठीक है, C2H5OH, ठीक है, ये होता है एथेनॉल का। कई जगह आप देखेंगे तो ये होगा CH3CH2OH, ठीक है, मतलब यही होता है। देखिए यहाँ पे आपका 2 कार्बन ये हो जाएगा, 5 कार्बन ये हो जाएगा, OH हो जाएगा। तो ये दोनों आपके क्या है सेम इसके जो है फार्मूले होते हैं C2H5OH या CH3CH2OH, ठीक है, एथेनॉल के। यहाँ पे देखिए जो एथेनोइक अम्ल है इसका फार्मूला जो होता है ये होता है CH3COOH, ये होता है, ठीक है, ये होता है एथेनोइक अम्ल या इसको बोलते हैं एसिटिक अम्ल, ठीक है, एसिटिक एसिड इसको बोलते हैं। तो आपको कह रहा है इससे आपको इसमें ये करना है तो कौन सा अभिक्रिया होगा। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे रिएक्शन लिखेंगे C2H5OH, ये आपका क्या होगा, ये हो जाएगा आपका एथेनॉल, ठीक है, ये आपका हो जाएगा एथेनॉल, ठीक है, एथेनॉल। अब देखिए इसको किसके प्रेजेंस में, तो यहाँ पे देखिए एक चीज़ आपको याद रखना है कि जो पोटेशियम परमैंगनेट होता है KMnO4 और पोटेशियम डाइक्रोमेट इनके प्रेजेंस में यानी कि KMnO4 प्लस हीट, ठीक है, यहाँ पे प्लस हीट उष्मा मतलब इसमें इसके प्रेजेंस में, और एक होता है पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 प्लस यहाँ पे हीट, ठीक है, इसके प्रेजेंस में जब आप इसको गर्म करेंगे तो ये आपका क्या बनेगा CH3COOH, ठीक है, ये आपका एथेनोइक यहाँ पे अम्ल या इसको एसिटिक एसिड, ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा एथेनोइक, ठीक है, एसिड, ये अम्ल यहाँ पर बनेगा। तो इस तरह से आपका जो है ये इसके जो आपका एथेनॉल है इसमें आपका ये बनेगा, ठीक है। और यहाँ पे जो ये KMnO4 है और ये K2Cr2O7 ये क्या है, ऑक्सीजन प्रदायक, ये आपका जो है यहाँ पे ये आपका है, इसलिए क्या होगा देखिए ये ऑक्सीजन देने की क्षमता रखता है, ठीक है। यहाँ पे क्या करते हैं ये दोनों है KMnO4 और K2Cr2O7 ये ऑक्सीजन देने की क्षमता रखते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा इसका इसमें आपका ऑक्सीकरण हो जाएगा, ऑक्सीकरण अभिक्रिया के थ्रू ये आपका जो है यहाँ पे एथेनोइक अम्ल बन रहा है। तो यही आपको पूछ रहा था कि यहाँ पे एथेनॉल का एथेनोइक अम्ल में निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया का उदाहरण है, तो ये हो जाएगा आपका ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ठीक है, क्योंकि इन दोनों में ऑक्सीजन देने की जो है आपका जो है ये टेंडेंसी होती है। तो ये क्या होगा इस तरह से आपका ऑक्सीकारक यहाँ पे हो जाएगा, तो ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे है, ये है कि आपका कि दी गई अभिक्रिया में अपचायक के रूप में कार्य करता है, ठीक है। एक होता है ऑक्सीकारक, एक होता है अपचायक, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पूछा जा रहा है ऑक्सीकारक, रिएक्शन आपका ये है, इसमें से ऑक्सीकारक और यहाँ पे आपको अपचायक था। एक होता है ऑक्सीकारक, ये क्या होता है आपका ऑक्सीकारक, ये होता है कि जो ऑक्सीजन जो है यहाँ पे देता है, ठीक है, ऑक्सीजन यहाँ पे देता है, ठीक है, ये ऑक्सीकारक हो जाता है। और अपचायक में यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आपका क्या होगा ऑक्सीजन यहाँ पे ये लेगा, ठीक है, ऑक्सीजन लेगा। तो इस तरह से ये आपका क्या हो जाएगा, ये अपचायक होगा। अब देखिए यहाँ पे आप जब देखेंगे ऑक्सीकारक में ऑक्सीजन देगा, यहाँ से आपका ये ऑक्सीजन यहाँ से लेगा, ठीक है। तो इस तरह से क्या है कि आपका जो रिएक्शन है ये Fe2O3, ठीक है, प्लस 3 कार्बन मोनोऑक्साइड, यहाँ पे 2 आयरन है, ठीक है, 2 आयरन प्लस 3 CO2 कार्बन डाइऑक्साइड है। तो यहाँ पे जब आप देखेंगे कि यहाँ पे देखिए यहाँ पे CO है और फिर यहाँ पे क्या बन रहा है CO2, यानी कि एक ऑक्सीजन बढ़ जा रहा है, इससे आपका एक ऑक्सीजन इसमें मिल जा रहा है, ठीक है। तो ये ऑक्सीजन आपको दे रहा है और ये आपका ऑक्सीजन ले रहा है, तो जो लेगा वो क्या होगा आपका अपचायक हो जाएगा। ये क्या होगा आपका, ये आपका ऑक्सीकारक हो जाएगा, ठीक है, ऑक्सीकारक, ठीक है, ऑक्सीकारक हो जाएगा। और ये आपका अपचायक हो जाएगा, अपचायक, ठीक है। तो यही आपको पूछ रहा था कि इसमें अपचायक कौन है, तो अपचायक क्या होगा CO हो जाएगा, यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड जो है आपका, ये ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा,
ठीक है, इस तरह से आपको याद रखें जो ऑक्सीजन यहाँ पे देता है वो आपका ऑक्सीकारक, जो लेता है वो अपचायक हो जाएगा, या इसको उपचायक भी कहते हैं। ऑक्सीकारक, जो ऑक्सीकारक होता है उसको उपचायक भी कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको याद रखेंगे। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पूछा गया है कि संसाधनों की संधारिता के लिए इनमें से कौन सा प्रयास उपयोगी होंगे। ठीक है, तो संसाधनों की संधारिता के लिए, ठीक है, तो यहाँ पे आपको कौन से प्रयास है ये आपको बताना है। तो यहाँ देखिए फर्स्ट ऑप्शन जो है कि आवश्यक है, आवश्यकता न होने पर लाइटों और पंखों को बंद कर देना चाहिए। ठीक है, तो संसाधनों की संधारिता मतलब वहाँ बचाने की बात कर रहा है। ठीक है, तो आवश्यकता न होने पर लाइटें और पंखों को बंद कर देना चाहिए, तो ये तो भाई सही है आपका ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद देखिए बी है कि सीढ़ियों की जगह लिफ्ट का इस्तेमाल, तो सीढ़ी की जगह लिफ्ट करेंगे तो भाई वहाँ पे ज़्यादा आपका संसाधन यूज होगा, तो ये नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद से है ऑप्शन नंबर सी कि जल के संरक्षण के लिए टपकने वाले नलों की मरम्मत करवाना। ठीक है, तो ये भी आपका सही है, नल की मरम्मत यहाँ कराएंगे। वस्तुओं के संग्रहण के लिए खाली कंटेनरों का उपयोग करना। ठीक है, तो खाली कंटेनर का उपयोग करेंगे वस्तुओं के संरक्षण के लिए, ये भी आपका हो जाएगा। स्कूल जाने के लिए साइकिल के बजाय अपनी कार से उपयोगी करना, तो ये आपका नहीं होगा। ठीक है, तो जो आपके ऑप्शन हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, सी और डी, तो ऑप्शन नंबर ए में आपका क्या है, ये सही हो जाएगा ए, सी, डी। ठीक है, तो ये आपके आंसर हैं ए, सी, डी। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पूछा गया है कि वायुमंडल की समतापमंडल परत में ओजोन 6 निम्नलिखित में से किसके लिए उत्तरदायी है। ठीक है, तो ओजोन 6 निम्नलिखित में से किसके लिए उत्तरदायी है, तो इसमें देखिए आपका ऑप्शन नंबर है कि पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों में वृद्धि। ठीक है, पृथ्वी के वायुमंडल का ठंडा होना, क्षोभ मंडल में अवरक्त विकिरणों में वृद्धि। ठीक है, और ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि। तो जो इसका जो आपका जो वायुमंडल में समतापमंडल में ओजोन 6 निम्नलिखित में से किससे उत्तरदायी है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका कि पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाली अल्ट्रावायलेट जो विकिरण है में वृद्धि। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा इसमें वृद्धि। ठीक है, जो अल्ट्रावायलेट विकिरण होता है। और यहाँ पे जो आपके जो समताप मंडल होता है, ठीक है, ये क्या होता है आपका समताप मंडल में जो अत्यधिक आपके जो वहाँ पे गैस होती हैं, ओजोन गैस जो होती है वो क्या कहलाती हैं, ओजोन आपके ओजोन मंडल कहलाती है। ठीक है, जो समताप मंडल के जो निचली वाली परत है जिसमें ज़्यादा जो ओजोन गैस होती है आपका जो है आपका ओजोन मंडल कहलाती है। और ओजोन मंडल में क्या होता है 15 से 35 किलोमीटर तक के जो है आपकी दूरी जो है ये विस्तृत है। ठीक है, इसको याद रखिएगा जो ओजोन मंडल होता है। ठीक है, तो इसके लिए इसका जो आंसर हो जाएगा वायुमंडल में समताप मंडल में ओजोन 6 निम्नलिखित में से किसके लिए उत्तरदायी है, तो पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाले अल्ट्रावायलेट विकिरणों में वृद्धि, इसके लिए ये क्या है आपका उत्तरदायी है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पूछा गया है कि निम्न कथनों पर विचार करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये कथन दिया गया फर्स्ट एंड सेकेंड, और इस पे आपको जो है इसका आंसर देना है। तो फर्स्ट है आपका यहाँ पे कि आयनिक यौगिक समानांतर क्या होते हैं, भंगुर होते हैं, और दाब आरोपित करते हुए टुकड़ों में क्या होते हैं, टूट जाते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा, जो आयनिक यौगिक भंगुर होने के साथ जब दाब आरोपित करेंगे तो ये आपके टूट जाते हैं। तो इसका ये आपका आंसर, ये इसका जो होगा ये आपका सही हो जाएगा जो कथन है। दूसरा है कि आयनिक यौगिकों के गलनांक व कथलांक, ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट एंड फ्रीजिंग पॉइंट जो है ये निम्न होते हैं। ठीक है, ये निम्न नहीं होते हैं, ये क्या होते हैं आपके उच्च होते हैं। ठीक है, तो ये आपका बोल रहा है निम्न होगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। जो आयनिक यौगिक होते हैं उनके मेल्टिंग पॉइंट और जो उसके गलनांक और क्वथनांक है ये क्या होते हैं, ऊंचे होते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको निम्न दिया गया है। ठीक है, तो इस हिसाब से ये आपका गलत है, इसका ऑप्शन ए सही है। तो यहाँ पे जब आप देखेंगे कि कथन जो ऑप्शन नंबर डी है कि कथन जो फर्स्ट है ये सत्य है और कथन सेकेंड ये क्या है, ये असत्य है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन किस तरह के आपका क्वेश्चन है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पूछा गया है कि एक अवतल दर्पण जिसकी फोकस दूरी का परिमाण 20 सेंटीमीटर है, ठीक है, और उससे 60 सेंटीमीटर की दूरी पर एक प्रतिबिंब निर्मित है, तो वस्तु की जो दूरी होगी वो सेंटीमीटर में ज्ञात करिए। ठीक है, वस्तु की दूरी सेंटीमीटर यानी कि यू की वैल्यू आपका यहाँ पे पूछ रहा है। तो सबसे पहले आपका है कि एक अवतल दर्पण जिसकी फोकस दूरी का परिमाण क्या है 20 सेंटीमीटर, यानी कि जो एफ की जो वैल्यू है ये आपका दिया गया है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, लेकिन आपको याद ये रखना है कि यहाँ पे अवतल दर्पण की बात हो रही है, तो ये कितना हो जाएगा -20 हो जाएगा। इसके बाद से उससे इतना मीटर की दूरी एक प्रतिबिंब होती है। ठीक है, तो इतना मीटर की दूरी जो है आपके जो है यहाँ पे दर्पण से, तो यानी कि v की जो वैल्यू है ये कितना है आपका, यहाँ पे आपका कितना है, ये है -60 सेंटीमीटर। ठीक है,
क्योंकि अवतल दर्पण है तो u का वैल्यू यहाँ पे पूछ रहा है, जो आपका वस्तु की दूरी है, ठीक है, वस्तु की दूरी सेंटीमीटर में पूछ रहा है। तो इसका जो फार्मूला होता है, फार्मूला क्या होता है, आप यहाँ पे देखेंगे कि 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f, ये होता है। अब देखिए ये आपको यहाँ से u निकालना है, तो इसके लिए क्या करेंगे, 1/u इधर करेंगे, आप देखिए इसको इधर लेकर जाएंगे तो ये हो जाएगा 1/f माइनस 1/v, ये हो जाएगा। अब इसके बाद से आप क्या करेंगे, यहाँ पे 1/u इक्वल्स टू f का वैल्यू कितना है, यहाँ पे माइनस का 20 है, माइनस 20 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा माइनस 1/20। और देखिए यहाँ पे देखिए माइनस है, पहले ऑलरेडी माइनस है और फिर यहाँ पे आपका माइनस है ये, तो ये माइनस माइनस मिलकर प्लस प्लस हो जाएगा, यानी प्लस यहाँ पे करेंगे 1/60 हो जाएगा, ठीक है, 1 यहाँ पे 60 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे 1 ये यूँ करेंगे तो ये इसका एलसीएम ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 60, इन दोनों का एलसीएम 60 हो जाएगा। अब इससे भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 3 आएगा, क्योंकि 20 3 60 माइनस 3 और ये प्लस 1 हो जाएगा। तो 1/u करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 2/60। अब यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा 1/u इक्वल्स टू माइनस 2/60, ये आ रहा है। तो u जब यहाँ से u निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 60/-2, यानी कि माइनस का 13 सेंटीमीटर, ठीक है। जो वस्तु की दूरी होगी सेंटीमीटर माइनस का 30 सेंटीमीटर आएगा, जो कि आपका देखिए ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आंसर दिया गया है -30, ठीक है। तो इस तरह से आपको करना है, बस आपको जो दर्पण का फार्मूला होता है ये 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f, इसको आप अप्लाई करके आसानी से यहाँ पे वस्तु की दूरी बता सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन। और इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पूछा गया है, ये देखिए है कि आपका 1000 वाट रेटिंग वाले, ठीक है, यहाँ पे है कि 1000 वाट रेटिंग वाले एक इलेक्ट्रिक हीटर है, ठीक है, एक इलेक्ट्रिक हीटर है जिसका क्या है 1000 वाट रेटिंग है, और यहाँ पे 2000 वाट जो है रेटिंग वाले एक आपके इलेक्ट्रिक गीजर है, प्रतिदिन 4 घंटे। देखिए यहाँ पे ध्यान देंगे, ये प्रतिदिन की बात कर रहा है, ठीक है, कि प्रतिदिन की बात हो रही है, ठीक है, और प्रतिदिन 4 घंटे के लिए उपयोग किया जाता है। तो 10 दिन में व्यय ऊर्जा जो है यहाँ पे किलो वाट आवर में आपको बताना है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पे सबसे पहले कि आपका देखिए यहाँ पे इतना रेटिंग वाले इलेक्ट्रिक इतना है आपका जो है प्रतिदिन इतना उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, जो P1 का वैल्यू यहाँ P1 से ले लेंगे इसको, तो ये हो जाएगा 1000 यहाँ पे वाट, ठीक है। ये किसके लिए है, आपका यहाँ पे इलेक्ट्रिक हीटर के लिए है, ठीक है, यहाँ पे आपका ये हीटर के लिए। P2 आपका क्या ले लेंगे यहाँ पे, ये आपके यह है इलेक्ट्रिक गीजर, ठीक है। तो P2 का गीजर के लिए कितना है 2000 वाट, ठीक है, 2000 वाट है, ये आपका क्या है, ये आपका गीजर के लिए है, ठीक है, ये आपका गीजर के लिए हो जाएगा। तो ये हो जाएगा। अब देखिए यहाँ प्रतिदिन की बात कर रही है, यानी कि आपका जो N1 होगा वो भी आपका 1 होगा और N2 भी 1 होगा, क्योंकि दोनों आपके प्रतिदिन चल रहा है, ठीक है। यानी कि अगर आप N1 ले रहे हैं तभी 1 डे होगा, ठीक है, 1 डे, और N2 भी आपके 1 डे होगा, ठीक है, मतलब एक एक दिन प्रतिदिन। और टाइम जो है दोनों में क्या लग रहा है 4-4 घंटा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप टाइम की बात करें तो टाइम देखिए इसके लिए भी आपको जो T1 का होगा वो भी 4 जो है यहाँ पे आपका 4 घंटा होगा, और T2 भी क्या होगा आपका, ये भी 4 घंटा होगा, ठीक है। तो इसको यहाँ पे एक फार्मूला होता है आपका कि P1 इंटू N1 इंटू T1, ठीक है, ये हो जाएगा P1 N1 इंटू T1, ठीक है, ये हो जाएगा। और इसके बाद से है प्लस P2 N2, ठीक है, इंटू T2, ठीक है, बाई 1000, ठीक है, 1000, ठीक है। और यहाँ पे आपको कितने दिन तक चल रहा है, ये 10 दिन, ठीक है। वहाँ पे डे जो आपका जो डे दिया गया है दिन, वो कितना है 10 दिन, ठीक है, 10 दिन दिया गया। इस फार्मूले पे आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आपको V का जो वैल्यू आपको जो पूछ रहा है कि यहाँ पे किलोवाट घंटा व्यय ऊर्जा होगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो एनर्जी होगी, ठीक है, तो एनर्जी कितनी आ जाएगी व्यय ऊर्जा, ये देखिए यहाँ पे जब आप इसको रखेंगे तो जो P1 का वैल्यू है, आप यहाँ पे देखिए जो P1 का वैल्यू है आप यहाँ पे कि P1 कितना है, ये है 1000, P2 कितना है इतना, तो यहाँ पे हो जाएगा 1000, ठीक है, इंटू N1 एक दिन है, और टाइम भी आपका कितना है 4 घंटा, प्लस यहाँ पे क्या है आपका 2000 है यहाँ पे, ठीक है, 2000 है, और प्लस ये भी 1 इंटू फिर ये 4 बाई ये कितना है आपका 1000, ठीक है। और ये आपका कितना हो जाएगा यहाँ पे 10 से गुणा हो जाएगा। तो देखिए ये आपका आ जाएगा 4000, और ये कितना आ जाएगा 8000, तो ये कितना हो जाएगा, जो आपका एनर्जी आ जाएगा कितना आ जाएगा 8 4 12000, ठीक है, ये 12000 बाई ये हो जाएगा आपका 1000 गुणे ये हो जाएगा आपका 10,
तो ये 3 0 से 3 0 खत्म हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे कितना आ जाएगा एनर्जी आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 × 10, 12 × 10 ये कितना हो जाएगा 120 किलोवाट आवर। 120 किलोवाट आवर यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर है, ठीक है। 120 किलोवाट आवर ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो ये जो फार्मूला है आपका कि व्यय ऊर्जा कभी भी निकालना हो तो आपको दिया रहेगा कि आपको कि कितने दिन का यहाँ पे प्रतिदिन दिया गया है। कई जगह आपको 2 दिन देगा, किसी में 3 दिन दे देगा, दोनों में आपको अंतर दे देगा। तो दोनों को आप अलग अलग करके वहाँ पे रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ प्रतिदिन और 4 घंटा क्या है, तो टाइम जो है सेम यहाँ पे है, दिन भी आपका सेम है, इसका वैल्यू रख देंगे, आसानी से आपका यहाँ पे जो है एनर्जी निकल के चला आएगा 120 किलोवाट आवर, ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पूछा गया है कि यहाँ पे है आपका ऑप्शन दिया गया है कि नीचे दिए गए परपथ में कुल धारा की गणना करिए, ठीक है। तो यहाँ पे फिगर नहीं है, फिगर हम बना देते हैं और किस तरह से आपको पूछा जा रहा है। देखिए यहाँ पे ये आपके एक यहाँ पे रेजिस्टेंस है, ठीक है, दूसरा रेजिस्टेंस ये है। अब यहाँ पे आपको जो है 4 वोल्ट की बैटरी यहाँ पे है, ठीक है, ये आपकी 4 वोल्ट का ये बैटरी होगा। और जो ये है आपका ये 4 ओम का एक प्रतिरोध है, फिर ये आपका 4 ओम का है, ठीक है। और इसमें ये पूछ रहा है आपका कि कुल धारा बताइए, यहाँ पे आई की वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। तो आपके V दिया गया, इसको R निकाल दो, V = I × R, जो ओम का नियम है उससे आप करंट बता सकते हैं। तो जो कुल धारा जब निकालेंगे यहाँ पे देखिए कुल प्रतिरोध जब निकालेंगे, देखिए ये और ये दोनों क्या है सीरीज में है। तो सीरीज में क्या करेंगे, मान लीजिए इसको आप R1 ले लेते हैं और ये आपका क्या होगा R2 हो जाएगा। तो कुल प्रतिरोध यहाँ पे निकालेंगे, कुल यहाँ पे प्रतिरोध, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा R1 + R2, सीरीज में ऐड हो जाता है R1 + R2, तो कितना हो जाएगा 4 + 4, यानी कितना हो जाएगा ये 8 ओम आ जाएगा कुल प्रतिरोध। तो कुल प्रतिरोध यहाँ पर R रेजिस्टेंस जो आएगा, ठीक है, ये हो जाएगा आपका 8 ओम। अब देखिए यहाँ पे जो V का वैल्यू दिया गया ये, तो V = I × R से आप क्या करेंगे यहाँ पे करंट बताएंगे। तो V का कितना है 4 और ये भी कितना है 4, यानी कि 1 एम्पियर आ जाएगा, ठीक है। 1 एम्पियर आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे दिया गया है। और धारा का जो मात्रक होता है क्या होता है, एम्पियर होता है, ठीक है, इसके बारे में पता ही होगा। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1 एम्पियर। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका पूछा है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे निम्न कथनों का विचार करना, सही उत्तर बताना है। तो आप देखिए कथन में ये दिया गया है कि वॉशिंग सोडा सोडियम क्लोराइड से निर्मित किया जाता है, ठीक है। तो वॉशिंग सोडा या उसको धावन सोडा भी बोलते हैं, ठीक है। इसका फार्मूला जो होता है आपका Na2CO3 ये होता है, ठीक है, Na2CO3। तो यहाँ पे वॉशिंग सोडा सोडियम क्लोराइड से निर्मित होता है, ये आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आपका सेकेंड है कि यह गंदगी और ग्रीस पर हमला करके जल में अघुलनशील जो है उत्पादों को निर्माण करता है, जिन्हें बाद में पानी से धो दिया जाता है, ठीक है। तो ये भी आपका आंसर जो है सही हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों ऑप्शन यहाँ पे आपके सही हैं। और फर्स्ट ऑप्शन है कि वॉशिंग सोडा जो सोडियम क्लोराइड से निर्मित होता है, तो इसमें क्या होता है कि जब आपका जो सोडियम क्लोराइड NaCl है, ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है NaCl और कार्बन डाइऑक्साइड, तो यहाँ पे क्या होगा आपका NaCl है, अमोनिया है, और यहाँ पे देखिए NaCl है, सोडियम क्लोराइड है, यहाँ पे अमोनिया हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे CO2 हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, और फिर वाटर का, ठीक है, H2O। इसका जब रिएक्शन कराएंगे तो आपको यहाँ क्या मिलता है, सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 मिलता है, और प्लस क्या बनेगा यहाँ से अमोनियम क्लोराइड NH4Cl बनेगा, ठीक है, NH4Cl। और फिर इसको सोडियम बाइकार्बोनेट जो NaHCO3 है, यहाँ पे NaHCO3, ठीक है, इसको जब आप हीट करेंगे यहाँ पे, तो जब आप हीट करेंगे तो क्या बनेगा आपका अलग अलग बनेगा। देखिए यहाँ पे जब आप इसको हीट करेंगे तो ये क्या बनता है, सोडियम, यहाँ पे वॉशिंग सोडा Na2CO3 बनेगा, ठीक है, और यहाँ पे CO2 बनता है और वाटर बनता है, ठीक है, वाटर। तो ये आपका वॉशिंग सोडा धावन सोडा होता है Na2CO3, ठीक है, और ये आपका सोडियम बाइकार्बोनेट फिर हीट करेंगे। तो यही चीज़ आपको पूछ रहा था कि यहाँ पे वह जो सोडियम वॉशिंग सोडा होता है सोडियम क्लोराइड से निर्मित किया जाता है। तो सोडियम क्लोराइड देखिए ये होता है आपका, ठीक है, जो नमक होता है। यहाँ पे NH3 होगा अमोनिया, ठीक है, अमोनिया को कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के प्रेजेंस में जब रिएक्शन कराया जाता है तो क्या बनता है आपको सोडियम बाइकार्बोनेट और अमोनियम क्लोराइड। फिर यहाँ पे इसको सोडियम बाइकार्बोनेट को जो है NaCO3 को हीट करेंगे तो क्या बनेगा Na2CO3 और कार्बन डाइऑक्साइड और H2O बनता है, ठीक है। तो यही चीज़ आपको पूछ रहा था। इसमें दोनों कथन जो है आपके सत्य होंगे। तो देखिए यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा, दोनों कथन क्या है आपके सत्य हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखिए, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पूछा गया है कि ये है कि एक उत्तल लेंस, ठीक है, उत्तल लेंस है, ठीक है, इसको याद रखिएगा, ये उत्तल लेंस है, लेंस में इतना मीटर की दूरी पर रखी वस्तु
के लिए यहाँ पे देखिए 3 है तो ये हो जाएगा -3, इसको करेक्शन कर लिएगा -3 होगा, ठीक है, कि -3 का आवर्धन, ठीक है, यहाँ पे आवर्धन उत्पन्न किया जाता है तो प्रतिबिंब की दूरी, ठीक है, तो आवर्धन जो होता है m से दिखाते हैं, ठीक है, आवर्धन क्षमता m से, तो यहाँ पे देखिए m की जो वैल्यू दिया गया है ये -3 यहाँ पे दे दिया गया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे उत्तल लेंस की इतना मीटर की दूरी, ठीक है, तो उत्तल लेंस के लिए क्या होगा, यहाँ पे जो v का जो आपका u का वैल्यू है, क्योंकि यहाँ पे दूरी दिया गया तो ये 1.5 मीटर हो जाएगा, ठीक है। और आवर्धन क्षमता यहाँ पे क्या होता है, m की वैल्यू जो होता है आवर्धन ये होता है v/u, ये होता है। अब देखिए यहाँ पे m का वैल्यू दिया गया -3 और यहाँ पे जो ये v है इसकी वैल्यू यहाँ प्रतिबिंब की दूरी बोला है, और v का वैल्यू यहाँ पे आपका जो है u का वैल्यू कितना दिया गया है, माइनस में दिया गया है, माइनस का 1.5 है, तो इसको यहाँ पे इधर गुणा कर देंगे तो v कितना जाएगा, -3 इंटू माइनस का 1.5, ठीक है, ये आ जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, v का वैल्यू माइनस माइनस ये आपका प्लस हो जाएगा, तो v का वैल्यू कितना हो जाएगा, 15×45 4/5 प्लस में 4.5 मीटर यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यही था आपका ये फार्मूले पे आपको जो इसको लगाना था m = v/u पे, आपका जो आंसर है आसानी से यहाँ से निकल के आ जाता, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सा ट्रिक डोबेराइन का ट्रिक नहीं है, ठीक है। तो इस तरह का जो क्वेश्चन है वो पिछले सेट में भी हम वहाँ पे देख चुके थे, ठीक है, यहाँ भी है, यहाँ पे देख लेंगे, लेकिन यहाँ पे हम आपको एक जो है एक यहाँ पे ऑप्शन जो करा के दिखा देंगे, बाकी आप चेक कर लीजिएगा, आपको आंसर वहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपका क्या है कि डोबेराइन के ट्रिक नहीं, इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये फर्स्ट आपको ऑप्शन ले रहे हैं, ठीक है, इसमें से एक होगा जो नहीं है, बाकी 3 है। तो यहाँ पे आपका देखिए जैसे लिथियम है, ठीक है, सोडियम है, उसके बाद से क्या है आपका पोटेशियम है, तो इसका जो आपका जो एटॉमिक मास होता है इसका कितना होता है, ये 7 होता है, इसका कितना होता है 23 होता है, और इसका कितना होता है 39 होता है, ठीक है, ये आपका होता है। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे कि इन दोनों को, ये जो फर्स्ट वाला ऑप्शन देखिए 3 जो है एलिमेंट को उन्होंने रखा था, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये 3 एलिमेंट आपके यहाँ पे, इसके बाद देखिए इन दोनों को ऐड करेंगे, यानी कि 39 और 7 यहाँ पे जोड़ेंगे, ये 6 ये 4 आ जाएगा, 46 आ जाएगा। इसका औसत करेंगे, इस 46 का औसत मतलब आधा करेंगे, तो जब यहाँ पे आधा करेंगे तो कितना जाएगा, ये आ जाएगा 23, ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा। इसी तरह से जब आप इसका भी करेंगे तो इसका जोड़ के औसत करेंगे तो इसका आ जाएगा, ठीक है। लेकिन ये जो ऑप्शन नंबर 3 है इसका जब करेंगे तो ये आपका नहीं होगा, तो ये आपका ट्रिक्स जो है ये आपका डोबेराइन का ट्रिक नहीं है, इसका जब करके आप देखेंगे तो यहाँ पे नहीं आएगा, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ये, देखिए ये भी आपका है, ठीक है। तो इस तरह से क्या है आपको चेक करना है कि कौन सा ट्रिक का नियम नहीं है, ठीक है, ये आपका जो है यहाँ पे ये आपका ये नियम है, ठीक है। तो इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पूछा गया है कि ये है जिंक ऑक्साइड ZnO कार्बन है और यहाँ पे CO बन रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड अभिक्रिया में क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपकी अभिक्रिया दिया गया जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन, ये आपका रिएक्शन कर रहा है, CO बन रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे ये आपका कार्बन में यहाँ पे ऑक्सीजन मिल गया, तो ये आपका क्या होगा, जिंक ऑक्साइड। यहाँ पे आपको अभी बताए हैं कि ये ऑक्सीकारक का काम करे क्योंकि ऑक्सीजन ये देता है, ठीक है। तो ये आपका अपचायक का काम करेगा, ये आपका ऑक्सीकरण का, ठीक है, ऑक्सीकरण का काम करेगा। तो यहाँ पे जब ऑक्सीजन चला जाएगा केवल जिंक यहाँ पे जो है आपका बनेगा, तो यहाँ पे जिंक ऑक्साइड क्या होगा, ये अपचयित होकर ये आपका क्या बनेगा, जिंक ऑक्साइड अपचयित होकर जिंक का निर्माण करता है, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, जिंक ऑक्साइड जो है अपचयित होकर जिंक का निर्माण करता है, ठीक है। तो इस अभिक्रिया में यही आपका जो है इसका आंसर था, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पूछा गया है कि जब किसी कुंडली को, ठीक है, किसी कुंडली के पास ले जाया जाता है तो यह कुंडली में प्रेरित विभवांतर को उत्पन्न करता है। जब हम कुंडली के पास चुंबक की गति को बढ़ाते हैं तो क्या होगा, ठीक है। तो देखिए ये मैग्नेटिज्म से आपका क्वेश्चन है, और इस तरह क्वेश्चन बहुत सारा देख चुके हैं कि जब आप जो हम कुंडली के जो पास चुंबक की गति बढ़ाते हैं तो क्या होगा, ठीक है। तो क्या होता है कि कुंडली में जो प्रेरित विभवांतर होती है वो क्या होती है, बढ़ जाती है, ठीक है। जो विभवांतर होगा वो आपकी कुंडली में वो बढ़ जाएगी, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसको कई बार हम कई तरह के क्वेश्चन से इसको देख चुके हैं, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा हेक्सीन की समजातीय श्रेणी का अगला सदस्य होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हेक्सीन का, वहाँ पे देखिए पिछले जो सेट हम किए थे सेट नंबर 8 में, उसमें हम देखे थे तो एल्कीन ग्रुप का ही था, लेकिन चौथा ग्रुप या पांचवा ग्रुप वहाँ पूछा गया था, ठीक है। तो इसी तरह पे ये भी है, तो आप देखेंगे कि हेक्सीन का पूछ रहा है, यानी कि एल्कीन ग्रुप का, और एल्कीन का फार्मूला क्या होता है, CnH2n, ठीक है। ये एल्कीन होता है, एल्केन CnH2n+2, ठीक है, ये आपका एल्केन होता है, और CnH2n
2n-2, ये आपका क्या होता है, एल्काइन होता है। ठीक है, तो ये एल्किन ग्रुप का है। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए यहाँ पे एथीन लेंगे, कार्बन अगर यहाँ पे n बराबर 2 लेंगे, ठीक है, तो क्या बनेगा C2H4, ठीक है, एथीन बनेगा। ठीक है, एथीन। उसके बाद से 3 लेंगे तो कितना हो जाएगा C3H6, ठीक है, तो ये आपका क्या बनेगा, प्रोपीन बनेगा। ठीक है, प्रोपीन। इसके बाद से ब्यूटीन बनेगा C4H8 बनेगा। ठीक है, उसके बाद से पेंटीन बनेगा CH10। उसके बाद से क्या बनेगा, हेक्सीन बनेगा, यानी कि C6H यहाँ पे सॉरी देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका C6, यहाँ बनेगा C6 और H12, ये आपका क्या बनेगा, हेक्सीन बनेगा। ठीक है, हेक्सीन। और यहाँ पे जब 7 लेंगे S7H14 तो ये बनेगा हेप्टीन। ठीक है, हेप्टीन बनेगा। तो यहाँ पे आपको अगला आपको जहाँ सदस्य पूछ रहा था, तो इसके बाद से हेक्सीन के बाद से अगला क्या होगा, हेप्टीन होगा C7H4। तो ये आपका क्या हो जाएगा, अगला सदस्य जो है ये आपका हेप्टीन हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका आंसर निकल के चला आएगा। ठीक है, यही आपको पूछा जा रहा था, इसका ऑप्शन नंबर डी होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पूछा गया है कि एक इलेक्ट्रिक हीटर को इतना वोल्ट, ठीक है, V का वैल्यू कितना दिया गया है, 220 वोल्ट। ठीक है, ये है, और इतना वाट रेटिंग किया जाता है, यानी कि उतना वाट का मतलब क्या होगा, उसका उतना पावर। ठीक है, तो P से यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे तो ये हो जाएगा 2200 वाट यहाँ पे। ठीक है, ये आपका P है। तो उपकरण में संयोजित फ्यूज तार की न्यूनतम रेटिंग बताइए। ठीक है, फ्यूज तार की न्यूनतम रेटिंग, तो ये किसके बराबर होता है, P/V के। तो न्यूनतम रेटिंग जो आपकी यहाँ हो जाएगी, न्यूनतम रेटिंग, ठीक है, इसको याद रखिएगा, न्यूनतम रेटिंग हो जाएगी यहाँ पे P/V। ठीक है, ये आपकी यहाँ पे शक्ति हो जाएगी, यहाँ पे V कितना है, वोल्ट दिया गया, ये होगा। ठीक है, तो यहाँ पे P का वैल्यू कितना है, 2200 यहाँ पे है, बाई ये है आपका 220 वोल्ट, 1 0 खत्म हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 22 दहा में 10 हो जाएगा, या न्यूनतम रेटिंग कितना हो जाएगा, 10 एम्पियर यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे रेटिंग में जो फ्यूज तार की रेटिंग पूछ रहा था, तो 10 एम्पियर इसका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा 10। ठीक है, तो ये था हमारा आज का क्लास। अगर आपको आज का क्लास अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करिए। ठीक है, और इसका जो नेक्स्ट जो आपका सेट होगा हम नेक्स्ट क्लास में देखें। तब तक थैंक यू सो मच।